अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी। सबसे पहले तो आप सबको मुबारकबाद कि माशाल्लाह हम सब मिडवाइफ आज एक साल बाद फिर हम एक्सपो में मिडवाइफरी कॉन्फ्रेंस में सब एक साथ यकजा हुए हैं और आप सबको बहुत मुबारक हो। मैं बिहाफ ऑफ ऑल द मिडवाइफ आई वुड लाइक टू थैंक यू कुही गोड मैनेजमेंट, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर शेरशाह और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हर साल हमें ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि सब मिडवाइफ मिलें, ना सिर्फ हम आपस में मिले एक दूसरे को पहचानें मगर हम कुछ मिडवाइफरी की नॉलेज भी इन्हांस करें। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया आपका कि आपने इतना अच्छा मौका हमें दिया है। नाउ आई विल फॉरवर्ड विथ माई प्रेजेंटेशन। चलो भाई कहाँ गया। सबसे पहले हम जैसे कि हमारी मॉडरेटर ने भी आपको बता दिया कि वर्ड प्री टर्म लेबर या प्री मैच्योर लेबर से क्या मुराद है कि व्हेन अ बेबी इज़ डिलीवर्ड और अ मदर इज़ इन लेबर बिफोर 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, 37 हफ्तों से पहले अगर माँ लेबर में चली जाती है तो हम इसको प्री टर्म लेबर कहते हैं और जो बेबी डिलीवर होता है उसको हम प्री मैच्योर बेबी या प्री टर्म बेबी कहते हैं। प्री टर्म बर्थ जो है वो बहुत ही क्रूशल कंडीशन है क्योंकि हर पाकिस्तान में बल्कि वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो हर 10 बच्चों में से एक बच्चा प्री टर्म पैदा होता है और प्री टर्म बेबी जो है जब भी पैदा होते हैं तो तकरीबन मिलियंस ऑफ बेबीज़ हर साल जो हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है जी, अगर हम कॉजेज़ की बात करते हैं, एटियोलॉजी की बात करते हैं तो इसका कोई एक डेफिनेट कॉज नहीं है, बहुत से कॉजेज़ हैं। लेकिन हम अगर हाई रिस्क की बात करें तो उसमें हाई रिस्क में सबसे पहले मदर की हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री का मतलब अगर उसकी प्रीवियस हिस्ट्री है प्री टर्म लेबर की तो भी वो दोबारा प्री टर्म लेबर में जा सकती है और अगर उसका प्रीवियस अबॉर्शन हो चुके हैं तो वो मदर भी हाई रिस्क पे होती है फॉर द प्री टर्म लेबर के लिए। ठीक है, उसके अलावा अगर मदर को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें यूटीआई सबसे कॉमन होता है, अगर वो इन्फेक्शन है या उसने असिस्टेड डिलीवरी प्रेगनेंसी ली है, अगर उसने आईवीएफ करवाया है या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया है तो ऐसी मदर भी जो है वो प्रॉन होती है टू एंड अप इनटू द प्रीमेच्योर लेबर पेन। लो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से मदर प्रीमेच्योर लेबर में जाती है तो वो डायरेक्ट लो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन डायरेक्ट कॉज नहीं है मगर वो उसकी वजह से माँ जो है वो प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती, वो एनीमिक सीवियरली एनीमिक होती है, इसलिए उसके चांसेस ऑफ प्री टर्म लेबर में जाने के बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम 3 कैटेगरीज़ की बात करें कि मेजॉरिटी में 3 मेन फैक्टर हैं प्री टर्म लेबर के, जिसमें एक है मैटरनल कॉज, एक है प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉज कॉम्प्लिकेशन और दूसरा है यूट्राइन एनोमलीज। अगर मैटरनल कॉजेज़ में देखें तो कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ है, अगर मदर हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक है, कार्डियक का प्रॉब्लम्स है या कोई क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ट्यूबरक्लोसिस है, HIV एड्स हैं, तो ऐसी मदर भी रिस्क में होती है टू एंड अप इनटू द प्री टर्म लेबर। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हम देखें तो APH यानी कि एंटीपार्टम हेमरेज जो कि प्री टर्म लेबर की वजह बन जाती है। पॉलीहाइड्रामिनियोस है। प्रॉम क्या होता है, किसी को पता है? व्हाट इज़ प्रॉम? आप में से कोई बताए जी? प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, अगर मेम्ब्रेन किसी वजह से माँ की रप्चर हो जाती है तो वो मदर भी एंड अप हो जाती है प्रीमेच्योर लेबर पेन में। उसके बाद अलावा जो मैंने पहले बताया कि प्री एक्लेम्शिया अगर हो गया प्रेगनेंसी में तो ये मदर भी एंड अप हो सकती है इनटू प्रीमेच्योर लेबर। अगर यूट्राइन एनोमलीज की हम बात करें तो अगर सेप्टेड यूट्रस है या सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी है तो भी मदर जो है वो एंड अप हो जाती है इनटू प्रीमेच्योर लेबर्स। हम डायग्नोज कैसे करेंगे कि ये माँ जो है प्रीमेच्योर लेबर पेन में आई है या प्रीमेच्योर टर्म पे जा रही है? तो सबसे पहले जो मदर होगी वो आपको कंप्लेन करेगी यूट्राइन कंट्रैक्शंस की, मगर वो यूट्राइन कंट्रैक्शन जो है बिल्कुल रेगुलर होंगे, यानी हर 10 मिनट में एक कॉन्ट्रैक्शन आ रहा होगा। इसका मतलब वो रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एक हर 10 मिनट्स में एक कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है और उसमें जो है सर्विक्स की डायलेटेशन जो है वो मोर देन 2 सेंटीमीटर हो जाएगी
क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन जब रेगुलर होते हैं तो उसकी वजह से डायलेटेशन भी होती है और सर्विक्स की अफेसमेंट भी हो जाती है। तो 80% सर्विक्स जो है वो इफेस होगी और डायलेटेशन होगी। अगर मदर इस कंप्लेंट से आई है, इसका मतलब आप उसको डायग्नोज करोगे कि शी इज़ इन प्री टर्म लेबर। जहाँ मैनेजमेंट की बात है तो सबसे पहला जो मैनेजमेंट है वो ये है कि हम सब की कोशिश होनी चाहिए, तमाम हेल्थ केयर प्रोवाइडर इंक्लूडिंग ऑल द मिडवाइफ्स जो कि मदर को एंटीनेटल केयर देखती हैं, हमारा सबसे पहला फ़र्ज़ है कि हम हर माँ को प्री टर्म लेबर में जाने से बचाएं। अगर हम अपनी कोशिशें करेंगे तो हम प्री टर्म लेबर से माँ को बचा सकते हैं। और वो कोशिशें हमारी कब से शुरू होती हैं? आपका सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा प्री कंसेप्शन काउंसलिंग। प्री कंसेप्शन पीरियड कौन सा है? जिस पीरियड में आप लोग हैं, जो यंग मिडवाइफ हैं, बिफोर मैरिजेस आप लोग जो हैं वो प्री कंसेप्शन पीरियड में होती हैं। अगर यहीं से हम जो CBAs होती है, चाइल्ड बेयरिंग एज की मदर हैं, अगर हम उनका HB लेवल, इनकी न्यूट्रिशनल स्टेटस को मैनेज करें, उनके किसी भी डेफिशिएंसी को करेक्ट कर लें, माँ का वेट ना वो ओबेसिटी में जा रही है ना वो मेल नरिश हो रही है, तो ऐसी लड़कियां, ऐसी फ्यूचर की माएँ जो अभी अगर तंदुरुस्त हैं, प्री कंसेप्शन में हमने उनका केयर कर लिया, स्मोकिंग से उसको रोका, जो भी फजूल चीज़ें वो खाती हैं, छालिया, पान, गुटखा या इस तरह की उसकी कोई एडिक्शन है, ड्रग्स की एडिक्शन है, सेल्फ मेडिकेशंस लेती हैं, ऐसी माएँ जो आगे चल के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं अपने बच्चों के लिए या प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन कर सकती हैं, उनको अगर हम प्री कंसेप्शन क्लिनिक से ही काउंसलिंग करें तो वो अगर प्री कंसेप्शन काउंसलिंग देने के बाद अगर वो सेहतमंद माँ है तो फिर वो इंशाल्लाह कभी भी प्री टर्म लेबर में एंड अप नहीं होगी। तो हमारी काउंसलिंग, हमारा जो रोल है मिडवाइफ का, वो प्री कंसेप्शन काउंसलिंग से शुरू हो जाता है। उसके बाद अगर खुदा न खास्ता मदर किसी वजह से आपके पास प्री टर्म लेबर में आ भी गई तो पहली कोशिश हमारी क्या होगी? क्या करेंगे आप लोग? आप इंतज़ार करेंगे कि माँ डिलीवर हो जाए? क्या करेंगे? यू विल स्टॉप, यू विल, आप अरेस्ट करोगे, आप कोशिश करोगे कि जितनी आप प्रेगनेंसी को एक्सटेंड कर सकते हो उसको करो ताकि उसमें बच्चे को मैच्योरिटी का टाइम ज़्यादा मिल जाए। तो आपकी पूरी कोशिश होगी कि आप प्री टर्म को कवर करें, कंट्रोल करें, अरेस्ट करें लेबर को। अगर कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, कोई मेडिकल कंट्राइंडिकेशन नहीं है, तो हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि माँ को हम बेड रेस्ट पे रखें, अंडर ऑब्जर्वेशन रखें, उसकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को करेक्ट करें, उसके एनीमिया को करेक्ट करें और जितना साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं हम दें ताकि माँ जो है वो प्री टर्म लेबर से निकल जाए। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो प्री टर्म पे चली जाती है और लेबर में आती है तो फिर हमारी जिम्मेदारी है, हम मिडवाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको प्रॉपर केयर दें। जो आगे मैं आपको बताऊंगी कि आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज में एज अ मिडवाइफ आपका क्या रोल है, हाउ यू आर गोइंग टू प्रोवाइड द केयर टू द प्रेग्नेंट लेडी ड्यूरिंग लेबर। उसके बाद जो है अगर बेबी डिलीवर हो गया तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि उसको आप जो है न्यूनेटल का केयर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो आप देंगे। अगर आपका केयर सही होगा न्यूनेटल तो उससे भी आप माँ और बच्चे को दोनों को बचा सकती हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने बोला फर्स्ट स्टेज में अगर आप मदर आ गई है प्रीमेच्योर लेबर पेन के साथ तो सबसे पहली हमारी कोशिश ये होगी, जैसे पहले भी मैंने बोला, कि उसकी मेम्ब्रेन को रप्चर होने से हम रोकेंगे। मेम्ब्रेन रप्चर हम तभी कर सकते हैं जब हम उसको रेस्ट में डालें। रिपीटेड पीवीज ना करें हम लोग, ठीक है। क्लिनिकल फाइंडिंग देखते हुए हम ये ना करें कि बार बार पीवी कर रहे हैं, तो अगर आप बार बार पीवी करोगे तो रप्चर हो जाएगी। तो ऑलरेडी प्रीमेटर्म लेबर में अगर रप्चर होगी तो फिर आप लेबर को रोक नहीं सकेंगे। सो उसको रेस्ट पे रखना है, ऑब्जर्वेशन में रखना है और उसके बाद फीटल को ऑक्सीजनेशन कर देना बहुत ज़रूरी है। तो मदर को भी आप मॉनिटर करेंगे लेकिन न्यूनेटल को ऑक्सीजन फीटस को ऑक्सीजनेशन ज़रूर देंगे ताकि वो अगर पैदा भी हो तो डिस्ट्रेस में ना हो, बच्चा जो है वो सर्वाइव कर सके। उसके बाद हम एपिड्यूरल एनाल्जेसिया दे के डिलीवरी करवाते हैं ताकि माँ को कम से कम तकलीफ़ हो। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो ये होता है कि आप लोग जब लेबर में मदर है कंटिन्यू फीटल मॉनिटरिंग होगी, इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग आप कंटिन्यू करते रहेंगे। CTG की मशीन लगी रहेगी, रेगुलरली आप देखते रहेंगे कि किसी वक्त भी बच्चा जो है फीटस जो है वो डिस्ट्रेस में तो नहीं जा रहा है। और उसके बाद अगर हमें लगता है कि लेबर बहुत ही स्लो हो रहा है और चांसेस ऑफ
डेथ बढ़ गई है, नियोनेटल एस्फिक्सिया के चांसेस बढ़ रहे हैं, मैटरनल डिस्ट्रेस बढ़ रहा है, तो हमारी कोशिश होगी कि अगर हमें इंडिकेशन है तो हम सी सेक्शन करके भी बेबी को डिलीवर करवा सकते हैं ताकि बेबी की जान को बचाया जा सके। और अगर बेबी डिलीवर हो गया तो बेबी को डिलीवर होने से पहले हमारे पास NICU, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट रेडी होना चाहिए, नियोनेटोलॉजिस्ट रेडी होना चाहिए, डॉक्टर्स और स्टाफ अवेलेबल हो जो उस बेबी को फ़ौरन रिसीव करें और बेबी का प्रॉपर केयर करें ताकि हम बच्चे को बचा सकें। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होगा कि आपको जो है वो देखना है कि डिलीवरी जो है बड़ी आराम से करनी है, ज़ोर धमाके करके और ज़बरदस्ती बच्चे को डिलीवर करवाने की कोशिश ना करें, बहुत ही स्लो करें ताकि बच्चे को फीटल हेड को कंप्रेशन ना हो, क्योंकि आपको पता है प्री मेच्योर बेबी है तो उसका हेड बड़ा होता है, तो वो आने में अगर बहुत ज़्यादा उसको कंप्रेशन मिल गया या उसको डिकम्प्रेशन हो गया तो बच्चे को मेंटल प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसके ब्रेन पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। दूसरा हमारी कोशिश होगी अगर हमें लग रहा है कि लेबर सेकेंड स्टेज प्रोलॉन्ग हो रहा है तो हम एपिजोटमी दे के इंडिकेशंस को देखते हुए कि अगर वो मदर रेडी है फॉर द एपिजोटमी तो हम एपिजोटमी देंगे और स्पीड अप डिलीवरी करवाने की कोशिश करेंगे। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर सेकेंड स्टेज जो है आप फॉरसेप से डिलीवर करो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है या मैटरनल एग्जॉशन है, डिस्ट्रेस है, तो आप जो है लो कैविटी फॉरसेप लगा के बेबी को जल्दी से डिलीवर करवा सकते हैं। जो इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, अगर बेबी डिलीवर हो गया तो आप लोग नॉर्मल लेबर में हम क्या करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम डिले कॉर्ड कटिंग करें। हम आपको यही सिखाया जाता है ना कि जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो इमीडिएटली कॉर्ड हम नहीं कट करते हैं, हम डिले कॉर्ड करते हैं ताकि मैक्सिमम मैटरनल सर्कुलेशन जो है वो फीटस की तरफ जाए और फीटस का HB जो है लेवल वो सही रहे। यहाँ पे इसका ये मसला होता है कि हम अगर जितना ज़्यादा ब्लड फीटस की तरफ जाने देंगे उतना ज़्यादा जो है ब्लड जो है बेबी के अंदर जो है, क्योंकि वो प्री मैच्योर है तो वो हाइपर वॉल्यूमिया में चला जाएगा और वो हाइपर बिलिरुबिनिया में चला जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा ब्लड वो मैटरनल साइड से लेगा उतना ब्रेकअप ऑफ द ब्लड ज़्यादा होगा और इतना ही उसका बिलिरुबिन लेवल हाई हो जाएगा, तो बेबी विल एंड अप इनटू पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। तो उससे बचाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम कॉर्ड को जल्दी से कट करके बच्चे को फ़ौरन से NICU में शिफ्ट करवा देते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ जो एक्चुअल टॉपिक आपका है कि आपका मिडवाइफ का इसमें रोल क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल, जैसे मैंने बताया कि आपका रोल प्री कंसेप्शन काउंसलिंग से शुरू हो जाता है। प्री कंसेप्शन क्लिनिक्स चलाएं आप लोग, कॉन्सेप्ट जो भी CBAs हैं, चाइल्ड बेयरिंग एज की मदर्स हैं जो आपके पास आती हैं, कहीं भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपके अपनी स्कूल में कॉलीग्स हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, उनको आप प्री कंसेप्शन काउंसलिंग दें ताकि वो फ्यूचर की हेल्दी माँ बने। वो लड़की जो अभी कुंवारी है या जिसने अभी जब शादी की और प्लान कर रही है आगे बच्चा पैदा करने के लिए, तो उसकी सेहत को यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो माँ भी सेहतमंद रहे और एक हेल्दी न्यूबॉर्न को वो जन्म दें। उसके बाद ये होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि मिडवाइफरी लेड केयर। मिडवाइफरी लेड केयर का मतलब वो क्लिनिक्स जिसमें 24/7 मिडवाइफ बैठी रहती हैं जो एंटीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर, इंट्रानेटल केयर देती हैं। और चूँकि आपको पता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर जो है वो एक प्रेग्नेंट लेडी या लेबरिंग मदर का कांटेक्ट ज़्यादातर किसके साथ होता है, डॉक्टर्स के साथ या मिडवाइफ के साथ? मिडवाइफ के साथ। तो आप लोग ज़्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड करती हैं। तो ये देखा गया है, WHO ने भी इस बात को माना है कि जहाँ पे मिडवाइफरी केयर, लेड केयर है, जहाँ पे मिडवाइफ पेरीनेटल, प्रीनेटल में केयर देती हैं, वहाँ पे प्री मैच्योर लेबर पेन की जो परसेंटेज है वो बहुत कम हो गई है, क्योंकि मदर को कंटिन्यू केयर मिलता है। तो 24% जो है माएँ जो है वो प्री मैच्योर लेबर पेन से बच जाती हैं। तो अगर मिडवाइफरी केयर है, अगर आप लोग बर्थिंग स्टेशन चला रही हैं या आप अपने हॉस्पिटल में अपने क्लिनिक चला रही हैं या डायरेक्ट कांटेक्ट में आपके मदर्स और आप एंटीनेटल केयर दे रही हैं, तो मिडवाइफ कैन प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्रिवेंट प्रीमेच्योर डिलीवरीज। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि मिडवाइफ जो 4 इम्पॉर्टेंट काम मिडवाइफ करके माँ और बच्चे को बचा सकती है वो क्या हैं। पहले तो आपने प्री कंसेप्शन काउंसलिंग कर ली, फिर आपने लेबर को, एंटीनेटल केयर को मॉनिटर किया, फिर आपने लेबर को मॉनिटर किया। अब अगर बच्चा हो गया है, डिलीवर हो गया है, प्री टर्म बेबी डिलीवर हुआ है,
तो जो आपकी जिम्मेदारी है मिडवाइफ की, सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध बच्चे को देना है फॉर 6 मंथ। कोई गुट्टी, कोई पानी, कोई ऊपर की चीज़ नहीं, सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाएंगे तो माँ और बच्चे का बॉन्ड अपनी तरह बनेगा और बच्चे की जो न्यूट्रिशनल जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो माँ के फीड से पूरी होगी। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वन ऑफ द स्ट्रेटजी who can make the survival, who can increase the survival of premature babies। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट केयर है जो आप लोगों ने भी देखा और लास्ट कॉन्फ्रेंस में भी प्रेजेंटेशन हुई थी, कैंगरू मदर केयर, जिसको हम KMC बोलते हैं, कैंगरू मदर केयर, जो आपको कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता, क्योंकि कुछ नई लड़कियां हैं, नए फर्स्ट ईयर में है, तो आगे आप पढ़ेंगी जब आप लेबर डिलीवरी में पढ़ने जाएंगी। तो कैंगरू मदर केयर का ये होता है कि आप माँ के साथ 24/7 बच्चे को अटैच रखती हैं और माँ अपना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देती। तो 2 स्ट्रेटजीज ये अगर आप अपनाती हैं और इसको प्रोमोट करती हैं अपने हॉस्पिटल्स में, तो आप बच्चे की सर्वाइवल को बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं। तीसरा जो देखा गया है कि जितना ज़्यादा लंबे अरसे तक माँ जो है बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पिलाती है या एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करती है, तो वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन से माँ बच जाती है। क्योंकि अगर बच्चा प्रीमेच्योर है, वो बार बार हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए आ रहा है किसी न किसी प्रॉब्लम से, और माँ अगर अपना दूध नहीं पिला सकती तो बच्चे को दूसरे प्रॉब्लम होते हैं। तो सब प्रॉब्लम्स जो है वो माँ को एक तो गिल्ट का असर वो देते हैं, फीलिंग देते हैं। माँ को खुद से अपने आप से गिल्ट होती है कि मेरी वजह से बेचारा ये बच्चा परेशान है, क्यों मैंने इसको जल्दी डिलीवर करवा लिया, मैंने ऐसा ध्यान क्यों नहीं रखा। तो माँ को अपना गिल्ट जो महसूस होता है वो इसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। तो अगर आप इनिशियली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे रखेंगे तो माँ और बच्चे का बॉन्ड अच्छा बनेगा और बच्चा सेहतमंद रहेगा। कैंगरू मदर केयर दोगे तो बच्चा बीमार नहीं होगा, उसको हाइपोथर्मिया नहीं होगा, तो वो बच्चा सेफ रहेगा, तो हॉस्पिटलाइजेशन होने के चांसेस बच्चे के कम से कम हो जाएंगे और माँ और बच्चे दोनों खुश रहेंगे। ठीक है। उसके बाद है कि ये जो मैंने इमोशन की बात कर ली कि माँ जज्बाती हो जाती है, कैंगरू मदर केयर की हमने बात कर ली कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन इन्होंने WHO भी कहता है कि हर हॉस्पिटल, हर मिडविफरी लेड बर्थिंग स्टेशन, हर केयर फैसिलिटी जितनी भी है जहाँ माँ डिलीवर होती है, माँ और बच्चे का जो केयर होता है, जितने भी ज़च्चा और बच्चा के सेंटर हैं, उन सब में हमें कैंगरू मदर केयर को प्रोमोट करने की ज़रूरत है। अगर आप माँ और बच्चे की सेहत चाहते हैं तो टीच योर स्टूडेंट द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड कैंगरू मदर केयर। जो तीसरी जो स्ट्रेटजी हम कर सकते हैं वो है हेल्दी टाइमिंग एंड स्पेसिंग। आप सब ने पढ़ा होगा, इसका मतलब ये होता है HTSP हम बोलते हैं कि हेल्दी टाइमिंग एंड स्पेसिंग ऑफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसका मतलब होता है माँ अब एक डिलीवरी के बाद से दूसरी प्रेग्नेंट होने तक माँ के कितना वक्फा होना चाहिए? 2 साल। ठीक है, शाबाश। कम से कम 2 साल का वक्फा हो, ताकि माँ भी जो है वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस, मेंटल इमोशनल चेंजेस जो भी उसकी प्रेगनेंसी की हुई है उससे माँ भी रिकवर हो जाए और फिजियोलॉजी भी उसकी सही हो जाए, इसका यूट्रस भी हेल्दी हो जाए और वो अपने जो बच्चा पैदा हुआ है उसको प्रॉपर अटेंशन दे सके, ब्रेस्ट फीडिंग 2 साल तक करवा सके। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो क्या करेंगी, माँ और बच्चे की सेहत को यकीनी बनाएंगी। तो हेल्दी टाइमिंग एंड स्पेसिंग बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप लोगों को फैमिली प्लानिंग की टेक्निक्स आनी चाहिए, आपको पूरी काउंसलिंग करना आना चाहिए। हर मदर जो आपके क्लिनिक में आती है वो बगैर फैमिली प्लानिंग के डिस्चार्ज नहीं होनी चाहिए। जब भी आप मदर को डिस्चार्ज करें आप फैमिली प्लानिंग की काउंसलिंग के साथ करें। आजकल आपने देखा होगा कि PPIUCD भी शुरू हो गया है, पोस्टपार्टम फैमिली प्लानिंग जो हम कह रहे हैं। इमीडिएटली आफ्टर पोस्टपार्टम डिलीवरी आप फ़ौरन डाल सकते हैं। तो उसमें आप अपने आप को ट्रेन करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिंग करा सकें और माँ और बच्चे की सेहत को हम यकीनी बना सकें। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंटरवेंशन है वो है न्यूट्रिशन का। जैसे मैंने बोला कि प्री कंसेप्शन काउंसलिंग में भी आप न्यूट्रिशन देखेंगे माँ की, प्रेगनेंसी के दौरान भी माँ की न्यूट्रिशन को हमें बहुत इंपॉर्टेंस देनी है
और फिर लेबर के बाद जब वो लैक्टेटिंग मदर है, जब वो माँ अपने बच्चे को अपना दूध पिला रहा है, तो उसमें भी माँ की न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ में अगर कोई डेफिशिएंसी होगी तो वो बच्चे में ट्रांसफ़र होगी। अगर माँ सेहतमंद नहीं है तो वो बच्चे को सही दूध नहीं पिला सकती, तो बच्चा भी सफ़र करेगा। तो लैक्टेशन में भी हमें जो है माँ की न्यूट्रिशन को बहुत ही इम्पोर्टेंस देनी है। आजकल आप लोगों ने शायद सुना हो कि ग्रीन स्टार्स ने जो है वो नए माइक्रो न्यूट्रिएंट साशे निकाले हुए हैं, और उस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का फ़ायदा ये है कि उसके अंदर हम जो एंटीनेटल में मदर को क्या देते हैं, फॉलिक एसिड देते हैं और आयरन देते हैं, फेरस सल्फेट देते हैं। हमारा यही रूटीन है ना कि हम एंटीनेटल में माँ को फॉलिक एसिड देते हैं। फॉलिक एसिड क्यों दिया जाता है, किसी को पता है? प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड क्यों देते हैं? जी जी बताएं। जी 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 शाबाश। बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से आप बचा सके। फॉलिक एसिड क्यों देते हैं कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से, जैसे स्पाइना बाइफिडा है, मेनिंगोसील, माइलोमेनिंगोसील, जितने भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है उससे बचा सके। तो हम प्रेगनेंसी में, इनिशियल अर्ली प्रेगनेंसी में हम फॉलिक एसिड देते हैं, और सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम आयरन या फेरस सल्फेट का जो है वो सप्लीमेंट देते हैं। मगर अभी रिसर्च ने बताया है कि माँ को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत है। तो अब जो है ग्रीन स्टार ने इसको किया हुआ है कि माई केयर के नाम से साशे बनाए हुए हैं, जो कि एक साशा अगर आप माँ को रोज़ दे देते हो, वो चाहे वो डाइट में डाल के खाए, चाहे गिलास में पानी डाल के उसमें एक साशा पी ले, तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी से माँ बच जाएगी। और अगर माँ में कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी तो बच्चे में भी डेफिशिएंसी नहीं होगी, और दोनों तंदुरुस्त होंगे। उसके बाद जो है आपका जो माइक्रो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से आपको सबको पता है कि बहुत से प्रॉब्लम होते हैं, जो माँ को भी होते हैं और न्यूबॉर्न को भी होते हैं। लेकिन सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम है वो ये होता है कि माँ प्री मैच्योर लेबर में जाती है। अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है तो प्री मैच्योर लेबर पेन में चली जाती है। बच्चा प्री टर्म, स्मॉल फॉर डेट्स और लो बर्थ वेट के साथ पैदा होता है। और इसके बाद माँ के अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है तो आगे चल के माँ को जो है हाई रिस्क हो जाता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का, और हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। तो इसलिए माँ की सेहत को यकीनी बनाना हम सब मिडवाइफ का, हेल्थ केयर प्रोवाइडर का काम है। अब उसके अलावा जो दूसरे इंटरवेंशन है प्री मैच्योर लेबर पेन के हवाले से, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जब मदर आती है तो इनिशियल असेसमेंट आपको आना चाहिए, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको कैसे पता चलेगा कि माँ प्री मैच्योर लेबर पेन में, तो आपको साइन ऑफ प्री मैच्योर लेबर पेन पता होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही मदर आ गई आपकी इन्वेस्टिगेशन भेजेंगे ये कंफर्म करने के लिए कि कोई इसको इन्फेक्शन तो नहीं है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ प्री टर्म लेबर। तो आप सब लैब इन्वेस्टिगेशन माँ को उसकी भेजोगे, फीटल वेलबींग की मॉनिटरिंग करोगे, और अगर मदर प्री टर्म लेबर में आई है तो हम उनको मेडिकेशंस देते हैं। कौन सी मेडिसिन देते हैं आप लोग? कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करता है कि वो बच्चे के ये जो न्यूनेट जो फीटस है उसकी लंग मैच्योरिटी को बढ़ाता है। उसको जो है वो अगर वो पैदा हो जाता है तो कम से कम वो इस काबिल हो सकता है कि वो सांस ले सके नॉर्मल तरीके से, क्योंकि उसके अंदर लंग्स की मैच्योरिटी नहीं हुई है, वो टर्म से पहले पैदा हो रहा है। तो टर्म से पहले पैदा होने वाले बच्चों को हमेशा हम 24 आवर्स के लिए कोशिश करते हैं कि हम लेबर को जो है वो प्रोलॉन्ग करें, और उस दौरान में हम माँ को जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड का जो है वो डोज लगाएं। 2 डोज लगते हैं 12 आवर के वक्फे से, 24 आवर्स में 2 डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड के हम लगाते हैं ताकि बच्चे की लंग मैच्योरिटी हो। ये आपके एग्जाम्स में भी आता है कि बच्चे को प्री टर्म में आप मदर को कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्यों देते हैं? फॉर द लंग मैच्योरिटी ऑफ द फीटस। उसके बाद अगर मदर जो है बहुत ज़्यादा पेन्स हो रहे हैं और उसके हिसाब से डायलेटेशन नहीं, तो हमने टोकोलाइटिक ड्रग्स हम देते हैं, यानी कि पेन्स को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ये 2 मेडिसिन है जो कि मिडवाइफ यूज़ कर सकती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो अब मैं रिकमेंडेशन देने चाहूँगी, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हमारे लीडरान भी बैठे हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं, कि अब हमें ज़रूरत है कि हम अपनी मिडवाइफरी के कैरिकुलम को इन्हांस करें, उसको
रीलुक करें और वो चीज़ें जो आज के टाइम की नीड्स हैं, आज की जो ज़रूरतें हैं, उसको उस करिकुलम में इंक्लूड किया जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट KMC कैंगरू मदर केयर, जो कि अभी तक हमारे करिकुलम में नहीं है, उसको डालने की ज़रूरत है। हेल्दी टाइमिंग है, ब्रेस्ट फीडिंग तो है, ब्रेस्ट फीडिंग पे तो हम हमेशा फोकस करते हैं। हेल्दी टाइमिंग एंड स्पेसिंग की ट्रेनिंग नहीं होती है, हम फैमिली प्लानिंग तो करवा देते हैं, लेकिन सेपरेट हेल्दी टाइमिंग एंड स्पेसिंग के जो 4-5 क्राइटेरियाज हैं वो हमें कैरिकुलम में डालना चाहिए, ताकि हमारी मिडवाइफ जो है उनको आएगा तो वो आगे कम्युनिटी में अपनी माँ को ये चीज़ें सिखाएंगी। उसके बाद न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस, जैसे मैंने बताया कि जितनी भी न्यू गाइडलाइंस, न्यू रिसर्च आ रहे हैं, जैसे अभी ग्रीन स्टार का मैंने बताया कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साशे आ रहे हैं, जो कि मेरे को लगता है काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। हम अभी भी सिर्फ फॉलिक एसिड और फेरस सल्फेट दे रहे हैं, तो इनकी भी कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन होनी चाहिए मिडवाइफ की, ताकि वो अप टू डेट रहें, अपनी नॉलेज को अप टू डेट रखें और अपनी माओ को प्री मैच्योर लेबर और हर किस्म की कॉम्प्लिकेशन से बचाएं। और सेफ डिलीवरी एंड न्यूट्रिशनल गाइडेंस बहुत बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।